हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का इस पे ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा जो सीरीज चलेगा वो ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल बिल्कुल इसका कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। अब देखिए ये वर्ड जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रिक, दूसरा तो केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी केमिकल सब्सटेंस। मतलब क्या है, कोई भी हमारा मैटर हो, ठीक है, जो मैटर से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैटर में क्या आता है, कोई केमिकल्स आते हैं। इसका मतलब ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। या तो ये जो ठीक है, या तो ऐसा समझ ले, या तो इसको हम लोग ये कह लें कि मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इस ब्रांच में। ठीक है, क्या तो कहें कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें किसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। जैसे कि इससे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है, जिससे हम लोग नहीं होते हैं वाच, जो घड़ी वाली सेल जो होती हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। तो जब घड़ी वाली सेल को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मिल रही है, ठीक है, वही क्या कर रही है, वॉच की सुई को रन करा रही है। ठीक है, वो उसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सुई मूव कर पा रही है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो उसी तरीके से एफएम वाली सेल होती है, ठीक है, बैटरी वाली सेल होती हैं। अब देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का क्या मतलब है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनको, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, या तो कहें कि अगर इसको मान लेते हैं कि H2 मिला दे प्लस O2 मिला दे तो ये वाटर बन जाए, ठीक है, पॉसिबल ना हो। ठीक है, H2O मिला दो, इसी में कुछ डाल दो, मान लेते हैं कि बालू या चीनी डाल दो, चीनी चलो घुल जाती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें डाल दिया जाए कि ऐसी चीज़ डाल दो जिसमें कि डायरेक्टली रिएक्शन ना करे। तो मान लेते हैं कि बालू डाल दिए, सैंड जिसे बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, SiO2। लेकिन का क्या किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी हेल्प से, ठीक है, ये आपस में घुल जाए। जैसे कि ये तुम्हारा बना ले H4SiO4, इस टाइप का बना ले, या कुछ भी करे। ठीक है, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो, लेकिन ये डायरेक्टली तो हो नहीं रही थी। लेकिन अब क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि जब वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वाटर में, तो हमें पता है H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराई जाए, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। पहले H2O डायरेक्टली H2 प्लस O2 में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये तुरंत जो है H2 प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, इसकी हेल्प से आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जाती है, ये कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, हम लोग यही पढ़ने वाले यहाँ पे कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, या जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराया जाता है। तो इस ब्रांच में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग दो ब्रांच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको भी दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस, एक पार्ट में देखेंगे कंडक्टेंस पार्ट 1 में, और पार्ट सेकंड में देखेंगे हम लोग EMF मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग सेल्स वगैरह का डिस्कशन करेंगे। चल के सेल्स हैं, ठीक है, बैटरीज हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे चल के। तो इसमें हम लोग देखने वाले कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस बिहेवियर। अब देखिए सब्सटेंस के बिहेवियर के आधार पे, या तो सब्सटेंस के नेचर के आधार पे कंडक्टेंस को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो मेटालिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले इसको जानना, क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है, यहाँ से वर्ड जो छुपा हुआ है मेटल,
प्लस कंडक्टेंस, मेटल में कंडक्टेंस होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए पहले जान लेते हैं कि हम लोग करंट क्या होती है। अब देखिए करंट क्या होती है, हमें पता है यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पे आमीटर लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसकी सुई में डिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले ये पड़ी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ जीरो पे। उसके बाद देखेंगे कुछ समय बाद जो थोड़ा सा होगा टाइम के बाद ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इसको मूव करा रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसे ड्राइविंग फोर्स है जो इसको मूव करा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी प्लस से माइनस की ओर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की ओर रन कर रहे हैं। अगर इधर से इधर ये इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मेटल में क्या होता है, मेटलिक कंडक्टेंस। अब देखिए मेटल की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे करंट को जो कंडक्ट करता है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट इज इन मेटल। अब देखिए मेटल मान लेते हैं कि जैसे कि क्या है, कॉपर का वायर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, सिल्वर का वायर है, तो आयरन है। अब ये सब क्या है, हम लोग जानते हैं कि काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स हैं। अब इनकी कंडक्टिविटी का रीज़न क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी मेटल कुछ भी हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केवल तभी कर सकता है जब उसमें क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे मेटल, ठीक है, जो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पे जो होता है सबसे बेस्ट जो मेटल होता है वो सिल्वर होता है, उसके बाद हमारा गोल्ड होता है, ठीक है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। इस टाइप से कंडक्टिविटी, ठीक है, रेंज रहता है, याद रखना, ठीक है। ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ट कंडक्टर, लेकिन यूज़ क्यों नहीं करते हैं फिर, ठीक है, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर जो होता है कि अब जो अबंडेंस है वो काफ़ी कम है। अगर कम है इसका मतलब ये महंगी भी है, तो महंगी है तो अगर इसका यूज़ करने लगे तो इंडिया बिक जाएगा, फिर अच्छे से कंट्री, ठीक है, नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी इसकी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, वो भी बिक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंडक्टिविटी इसकी कम है लेकिन ये सस्ता है, सॉरी गोल्ड तो उससे भी महंगा है। यहाँ पे आ जाओ, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम है लेकिन जो है फिर भी क्या है, अच्छा कंडक्टर है। एक गुड कंडक्टर होने की वजह से हम लोग कॉपर के वायर ज़्यादा यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के कंपेयर में, ठीक है। तो जहाँ पर भी ओवरलोड देखना होगा, जहाँ पर भी कुछ ज़्यादा हैवी चलाना होगा, ज़्यादा लोडेड चलाना होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के वायर को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को घर में पता होगा, कभी हीटर को जोड़ना है, ठीक है, कभी हीटर को चलाना है, कौन सा वायर यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट रहता है कॉपर वायर, ठीक है। कभी फैन को चलाना होता है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपन, जितना ज़्यादा लंबाई हो, जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। दूसरा क्या होता है, उसके मेटल की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉपर के केस में मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से कंडक्ट करा देता है। इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, फ्लो होने में उतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं करता है, उतना रजिस्टेंस इस केस में नहीं होता है। इस वजह से कॉपर का वायर जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। इसकी लंबाई भी बढ़ा दी जाए, लंबा तार अगर यूज़ करना है एल्यूमिनियम का यूज़ करो, 2 मीटर मान लेते हैं एल्यूमिनियम यूज़ करो, 2 मीटर जो है कॉपर यूज़ करना है, ठीक है। अब दोनों ही यूज़ करना है उतने ही, तो हमें पता है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे रजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यहाँ हीटर तक पहुँचाना है, इसका मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी। तो अब देखो दोनों ही 2 मीटर लंबे हैं, कॉपर यूज़ किया जाए एल्यूमिनियम यूज़ किया जाए, इसका मतलब हमें पता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी हाई होती है, ठीक है। इस वजह से ये बेस्ट होता है इसके कंपेयर में। लेकिन जो है एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ये भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहता है, ये यूज़ करना, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा थोड़ा महंगा पड़ता है कॉपर का वायर, ठीक है, ये इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तो देखिए आगे थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर आयनों में ब्रेक हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। जैसे क्या है, Na+ है,
NaCl है, KCl है, KOH है, NaOH है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनको जैसे ही डिजोल्व करेंगे तुरंत जो है अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसा कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं, किसी चीज़ में डिजोल्व कर दो तो उसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ करंट बाई आयंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होगी फ्री आयंस की वजह से होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। इसमें क्या रीज़न होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस होता है। इसमें क्या, फ्री आयंस की वजह से कंडक्टेंस होता है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये 2 टाइप्स के देखना है हमें, कौन कौन से। तो एक हमारा होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जैसे ही इनको डिसोल्व किया जाए, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट वाटर ही मान लेते हैं, ठीक है, ब्लैक वाटर ही मान ले, तो वाटर में जैसे हमें पता है कि नमक को घोलो, NaCl को डालो, तुरंत ही अपने आयनों में टूट के घुल जाता है। घुलने का रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको चारों ओर से सराउंड करके घेर लेते हैं। इसी वजह से वाटर में मिल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। ये आगे हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसे हमें पता है इसको घोल दो, तुरंत जो है आयनों में टूट के वाटर से सराउंड होके ये तुरंत ही सोल्यूबल हो जाता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनका हाई डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होता है, या कंप्लीट क्या होते हैं, ब्रेक्स इनटू आयंस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टेंस जो हो रहा है, ठीक है, किस वजह से हो रहा है, आयन की वजह से। जितना ज़्यादा आयन तेजी से बनेंगे उतना ज़्यादा आयंस होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हाई कंडक्टेंस होता है इनका, ठीक है, हाई कंडक्टेंस होता है। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी हम लोग आगे सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो हमें पता है क्या क्या है, जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, ठीक है, तो जैसे NaCl है, KCl है, KOH हैं, ठीक है, ये एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, डोंट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयंस। इसका मतलब क्या हो, जब आयनों में पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, इसका मतलब कंडक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि आयनों की क्वांटिटी या मात्रा घट चुकी है, ठीक है। तो कंडक्टेंस भी क्या होता है, लो होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो जैसे कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड है, जितने भी एसिड हों, ठीक है, जितने भी, उसी तरीके से बेंजोइक एसिड है, तो इससे लिख सकते हैं 5COOH, ठीक है। ये उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे अब हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं आगे हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या करें, किसी सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, सड़क पे चल रहे हैं, अचानक पे क्या आ गया, गड्ढा आ गया, फिर चले फिर गड्ढा आ गया, फिर चले फिर गड्ढा, फिर चले फिर गड्ढा, इस तरीके से ये आता जा रहा है। एक हमारी क्या है, सीधी सड़क है। अब देखिए इस पे किसी पहिए को रोल किया जाए, इस पे किसी पहिए को स्लाइड कर दो, एक इस पे जो है किसी पहिए को स्लाइड कर दो। अब देखो क्या अंतर है। तो देखो ये मान लेते हैं कि जब चलेगा तो बीच में ये यहाँ पे अटका, फिर यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, अटकते अटकते हो सकता है कहीं बीच में रुक भी जाए, लेकिन क्या है, पीछे से इसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। एनर्जी का इससे तो हम जानते हैं V = W/Q। तो W = क्या होता है हमारा, VQ। Q बराबर होता है Ne, ठीक है, Ne/V। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे, इसको कोई पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है, तो कोई एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से क्या हो रहा है, हमें इसे एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब जो एनर्जी मिल रही है तो ये रुकते रुकते फिर आगे बढ़ेगा भी। अब बताओ, इसको रोल कर दिया जाए तो इसका रोल करना आसान है, इसका
यहाँ तक पहुँचना आसान है इस एंड पे, या तो इसका आसान है। तो सीधा सीधा दिख रहा है जो सड़क बिल्कुल सही है तो वहाँ से निकलना आसान है, लेकिन जो सड़क थोड़ी सी टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या है, वहाँ से निकलना आसान है। इसी चीज़ को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, इसी चीज़ को रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, हिंदी में इसे बाधा बोलते हैं। ठीक है, ये बाधा ही है। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे कि ये मान लें अगर सिल्वर का वायर है, ठीक है, ये अगर सिल्वर का वायर है तो ये मान लें कॉपर का वायर है। उसी तरीके से ये मान लें कि एल्यूमिनियम का वायर है। तो देखते हैं, तो देखिए अगर ये गोल्ड मान ले, चलो सिल्वर मान लेते हैं, गोल्ड मान लेते हैं, अगला सिल्वर जो है कुछ ऐसा मान लेते हैं, कहीं ही केवल कहीं कहीं पे ब्रेक है, केवल कहीं कहीं पे ब्रेक है, चलिए कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सिल्वर का वायर अभी मैंने आप लोगों को बताया है कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर की, फिर गोल्ड की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। तो देखिए यहाँ से चलना बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे चलना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे चलना थोड़ा और टफ हो रहा है, यहाँ पे चलना थोड़ा और टफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा चलना टफ है उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एंड पे पहुँचने के लिए। इसका मतलब क्या, अगर सर्किट को पूरा करना है, प्लस से माइनस की ओर जाना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आना है, अगर इस वायर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा ये बाधाएं होंगी, जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे, जितना ज़्यादा कांटे होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रेक होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए, जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए इतना मुश्किल से जाएगा, उतना स्लो जाएगा, जितना स्लो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, करंट जो है उतना ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखिए करंट क्या है, एक तरीके की क्या है, एनर्जी से ही रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई, जब एनर्जी वेस्ट ही ज़्यादा हो गई तो एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने मूव करने में, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी कम हो गई। इसी को बोलते हैं हम लोग रजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के बाद रजिस्टेंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रजिस्टेंस की तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में किसी भी वायर के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑब्स्टेकल्स, ये क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, ये लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा, हम जानते हैं क्या, आर जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जैसे कि एक वायर ये है, ये इतना सा मोटा है, एक वायर ये है, ठीक है, कितना मोटा है, दोनों की लंबाई उतनी ही है, ठीक है, दोनों की लंबाई एल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना किस में आसान है, इसमें आसान है या इसमें आसान है। तो यहाँ से दिख रहा है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हमें पता है R इक्वल टू V अपन I। अब देखिए I इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा VA अपन R। ठीक है, तो यहाँ से ये दिख रहा है, तो मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से मिलेगा उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो देखिए ये बढ़ा तो ये घटा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे मान लो अगर ये है तराजू, अगर एक चीज़ नीचे घट रही है तो दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो नीचे ये घट रही है। इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, से बहुत कर्मानुपाती रिलेशन बोलते हैं। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। अगर ये बढ़ रहा है तो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटा, अगर रेजिस्टेंस घटा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसका मतलब क्या, उसी तरीके से अब हम क्या करें, एक वायर ये है जिसकी लंबाई एल थी, दूसरा वायर ये ले रहे हैं जिसकी लंबाई ये है, L1 बोल दे रहे हैं इसे, L2 मान लेते कि 1 मीटर लंबा तार है ये, 2 मीटर लंबा तार है। अब देखो फैन चला के देखो अपने घर पे, 1 मीटर लगा के देखो, पास में चलाओ, थोड़ा लंबा लगा के देखो, ठीक है, तो अपने आप देखोगे कि करंट, या तो कहें कि फैन की जो स्पीड थी वो डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें करंट का अमाउंट घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज कर गई, करंट का अमाउंट डिक्रीज कर गया, फैन चलना स्लो हो गया। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस समानुक्रमानुपात या प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R इक्वल टू हमारा एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एक समानुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। इसी नियतांक को जहाँ पर रो है, अगर रो को एक साइड में कर लिया जाए, RA/L, ठीक है, इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये रो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, है रेजिस्टेंस के।
तो रेजिस्टेंस के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नॉर्मल को हम लोग क्या बोले थे, रेजिस्टेंस बोले थे, लेकिन इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब देखो ए क्या, अगर ए इक्वल टू क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है। उस तरीके से एल कितना ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, क्योंकि ये एरिया था इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर लेना पड़ा। तो रो हमें दिख रहा है किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ उस वायर की कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस समय मेजर किया गया रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए रेजिस्टेंस की हम लोग यूनिट्स देख लेते हैं क्या है। तो एक तो इसे ओम में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ठीक है इसी को हम लोग साइमन इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए इसकी यूनिट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर निकाला जाए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, आर को बोलते हैं ओम, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो ओम को हम लोग साइमन इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, तो साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। तो ये यूनिट आ जाए, कंफ्यूज मत होना, ये भी ज़्यादा ठीक है पूछी जाती है यूनिट्स। तो देखिए ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखने वाले हैं क्या, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया था, हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आई। या अभी मैंने क्या बताया था, कहीं पर भी जाना है तो बीच में जितने भी ठीक है ये क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है, जितना अपोजिशन हो रहा है, जितना ऑब्स्टेकल्स हैं, कांटे हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मेटल ठीक है जितना रजिस्टेंस या तो वो बोले जितना ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, वह उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मेटल क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बहने में असिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो हर एक मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो मेटल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा, जैसा कि मैंने अभी डिटेल में बताया। तो इसका मतलब क्या, हर एक मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ये किस तरीके से को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट होने में हेल्प कर रहा है, या किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है। तो मेटल की वो एबिलिटी ठीक है, या वो कैपेबिलिटी जो क्या करती है, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में असिस्ट करे, ठीक है, ये असिस्ट करे, वो रेजिस्ट कर रहा था, वो रोक रहा था, ये असिस्ट करता है। तो वही असिस्टेंस ही क्या कहलाता है, वो कंडक्टेंस इसका कहलाता है। तो दूसरे टर्म में हम लोग जानने आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई। तो इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसकी आर की जो विमा होती है ओम होती है, तो इसकी ओम इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। उसी देखो अब ओम इन्वर्स को हम लोग महू के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, महू हो जाएगी। तो उसको हम लोग साइमन इन्वर्स जाने थे रेजिस्टेंस की। देखिए रेजिस्टेंस की क्या क्या हम लोग देखे थे, साइमन इन्वर्स देखे थे, ठीक है, ओम देखे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइमन इन्वर्स इसका हो जाएगा, सॉरी ओम इन्वर्स हो जाएगा, महू इसी को बोलते हैं, या इसी को साइमन बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वही चीज़, तो हम लोग जाने थे आर इक्वल टू क्या, हम लोग देखे थे रो एल बाई ए जाने थे, ठीक है। अब देखो सबको पलट दिया जाए अगर, तो आर इक्वल टू 1/r हो जाएगा, ठीक है। अब रो इक्वल टू 1/रो, उसी तरीके से ए बाई एल, सबको पलट दिया जाए। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। उसी तरीके से देखिए एक ये है, अब देखिए एक चीज़ यहीं पे जान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसी को हम लोग रो से ये वाले सिग्मा से लिख दें, या तो इसी को के से लिखते हैं, ठीक है, कप्पा, इसे कप्पा से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, 1/रो। तो जिस तरीके से हम लोग डिफाइन किए थे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द, ठीक है, कंडक्टेंस। या तो हम लोग जाने थे कंडक्टेंस, और दूसरा क्या जाने थे, रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो के। तो देखो रेजिस्टेंस आर लिखते थे, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे। उसी तरीके से देखो रेजिस्टेंस का समानुक्रमानुपाती था, उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले थे। कंडक्टेंस के जो वैध कर्मानुपाती था, ठीक है, उसे रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टेंस के जो वैध कर्मानुपाती उसे कंडक्टेंस बोलते थे। उसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं।
रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस, उसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक लगा देना है, बस इतना। तो देखो इसको पलट दिया जाए तो ये कंडक्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखते हैं कपा से, तो ये हो जाएगा A/L। यहाँ पे K अगर रोक लिया जाए, कपा रोक लिया जाए तो CL/A। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना। अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी हम लोग कुछ कवर कर लें, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो देखिए कुछ ये आया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट निकाल लीजिए। चलिए थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई वायर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ L है बराबर 1 सेंटीमीटर, ए क्या है, ठीक है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो कोई सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करें, ठीक है, एक वायर को डिप कर दिया जाए या कंडक्टर को डिप कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर ये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, तो K इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से C। तो क्या दिख रहा है, ठीक है, जब वायर की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा और जो इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ले लिया जाए, तो उस समय जितना भी कंडक्टेंस होता है वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। या तो इसको दूसरी टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर कोई विलियन है, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ले लिया जाए जिसका वॉल्यूम कितना लेना है, केवल कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना भी कंडक्टेंस होगा उस टाइम, वही क्या कहलाता है, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। अब देखिए इसकी यूनिट देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी यूनिट किस तरीके से निकाली जाए, तो देखो कंडक्टेंस की यूनिट अभी हम लोग क्या निकाल के आए हैं, साइमन ले लेते हैं। तो इसकी सेंटीमीटर और इसके सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कटा, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन को हम लोग ओम इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, तो या तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए ये इतना क्लियर हुआ। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये क्या होता है। तो अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ मिस हो रही है। देखिए जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं R इक्वल टू रो L/A, तो इसको उलट दिया जाए 1/R इक्वल टू 1/रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/L। उसी तरीके से ये हो जाएगा K इक्वल टू 1/A/L इक्वल टू ये हो जाएगा K, रोक लिया जाएगा तो C इंटू ये हमारा हो जाएगा L/A। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, अगर यहाँ पे इसको हम लोग जो है L/A, ठीक है, इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाता है, ये सेल कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट अगर आ जाए तो इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्या, अगर कोई अगर इलेक्ट्रोड डिप कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसका सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए इसे L/A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है और मोलर कंडक्टेंस क्या है। अब देखिए इक्विवेलेंट का हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जब नॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मोलर कब यूज़ करते हैं, जब मोलरिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, मोलरिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ करते हैं, मोलरिटी में, ठीक है, तो हमारा मोलर वर्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें मोल्स लेते हैं, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है, ये इस वजह से इसको बोलते हैं। अब देखिए कंडक्टेंस सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं, अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। अब देखिए इसको हम समझने के लिए मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है, मान लेते हैं कि H2O है। ठीक है, अब क्या किया जाए, मान लेते हैं कि NaCl जिसे नमक बोलते हैं, रॉक साल्ट भी बोलते हैं, इसे टेबल साल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कॉमन और इसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, कॉमनली यूज़ होता है, टेबल पे खाने के लिए यूज़ होता है, इसलिए कॉमन साल्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे रॉक साल्ट भी बोलते हैं क्योंकि रॉक के चट्टानों की तरीके से ये मजबूत होते हैं इसके क्रिस्टल्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये FCC बनाता है। FCC बनाता है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है पर यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं 4 होते हैं। ये सब जो है साथ में याद रखना। तो देखिए मान लेते हैं कि NaCl इसमें डिजोल्व किए, NaCl तो हमें पता है Na प्लस Cl- आयनों में ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप से मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसका मतलब आयन के द्वारा जो, क्योंकि हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं केवल और केवल कब, जब आयंस में ब्रेक होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन एक चीज़ और, ये पहले क्या था, NaCl, जब ये सॉलिड था तब ये क्या था, इंसुलेटर था, लेकिन ये डिसॉल्व्ड स्टेट में क्या हो गया, ये कंडक्टर होता है।
अब देखिए सॉलिड का हम लोग अगर रेजिस्टेंस देखिए, सॉलिड में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज करता है, लेकिन आयंस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे मैं बता दूँ, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर देंगे तो उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो आयंस का मोशन फास्ट हो जाएगा, मोशन फास्ट हो जाएगा तो इनके द्वारा जो कैरिड करंट है, ठीक है, वो भी फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप इसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, NaCl के ले लेते हैं। अब इसको जो है जल में घोला गया तो इसमें जो आयंस प्रोड्यूस हुए, अब ये क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समय नापा गया कंडक्टेंस ही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ, ठीक है, कंपाउंड इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट सब्सटेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसे लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं लेमडा M क्या है। अब देखिए इसे, ठीक है, लेमडा से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे M क्या बता रहा है, ये मोलरिटी को बताने जा रहा है। अब देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना लेके 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 मोल ले रहे हैं तो इस समय जो आयंस ब्रेक होंगे, ठीक है, उनके द्वारा कंडक्टेंस फिर वही कैरी होगा। तो जो कंडक्टेंस अब प्रोड्यूस होता है 1 मोल को डिसॉल्व करने पर, NaCl का 1 मोल ले रहे हैं। ठीक है, ये आगे मैं डिफरेंस बताऊंगा इसको किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल लेने पे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयन के द्वारा जो कंडक्टेंस जो आएगा वो उस समय मोलर कंडक्टेंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, इसे लेमडा M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें रिलेशन जान लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टर्स लेमडा EQ एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव होता है, वो हमें ड्राइव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर एक सॉल्यूशन है तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो हम लोग V ले लिए हैं इस टाइम। अब देखिए अगर इसका वॉल्यूम V लिए हैं तो इसमें मान लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर किसी भी वॉल्यूम में मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट H2O ही था, इसमें क्या करें, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम मेजर किया गया कंडक्टेंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है तो इस टाइम जो इसे लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है ये डिपेंड करता है, लेमडा EQ जो है इक्वल टू होता है K/V। तो इसमें कितना वॉल्यूम है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, इन दोनों के, ठीक है, बोल सकते हैं प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखो अगर हम जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू K/V हमें ये पता है, तो हम जानते हैं, देखिए एक चीज़ और हमें पता है कि नॉर्मेलिटी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है W बराबर क्या होता है, न्यू अपॉन 1000। यहाँ से हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना वेट डिसॉल्व करना है, कितना इक्विवेलेंट वेट है, कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी रखना है, कुछ भी आपस में फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कि ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से अगर वेट अपॉन, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग इधर रोक लें, बाकी उधर ही रहने दें, कितना बचा, N/V/1000। अब देखिए इसको क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जो डिसॉल्व करने जा रहे हैं, इसका मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो लेना है 1 ग्राम लेना है। ठीक है, अब देखिए तो इसका मान अगर हमने 1 कर दिया तो ये आ गया हमारा इतना, यहाँ से V का मान कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय N। अगर यही V हम लोग यहाँ पे रख दें इसकी जगह पे 1000 डिवाइडेड बाय N, तो ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन, ये इसकी नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन अभी भी ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसकी यूनिट भी खूब पूछता है, तो इसकी यूनिट कैसे निकालें। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अभी हम लोग निकाल के आए हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसी तरीके से 1000 ये तो चलो नंबर है, इसकी तो यूनिट कोई होती नहीं है। अब देखिए नॉर्मेलिटी है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं,
ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है जब नॉर्मेलिटी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम कितना लेना है, लीटर में लेना है, यही नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी है, यहीं से इसका फॉर्मूला आया, क्योंकि वी को हम लोग क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो ये यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी। अब देखिए सेंटीमीटर जो ऊपर पलट के जाएगा, तो देखिए एक में से कितना है, तो देखिए हमें पता है कि गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो -1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स में चला जाएगा, तो इसकी यूनिट जो होगी यहाँ से ये आ जाती है। अब देखिए इसमें हाँ दूसरा रिलेशन एक और हम लोग देख लेते हैं उसी तरीके से। अब देखिए अब क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना लेके यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस, और इसे हम लोग लेमडा m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन। तो सेम हम जानते हैं अगर 1 मोल को यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं अब, तो उस समय मेजर किया गया कंडक्टेंस जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या, हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो उस टाइम जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टेंस होगा, उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू v इंटू के। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए। अब हमें पता है इस तरीके से W बराबर न्यू अपन 1000 होता है, उसी तरीके से W बराबर होता है m डैश v अपन 1000, ठीक है। अब ये क्या है, एक मोलरिटी है, एक इसका मोलर मास है, एक वॉल्यूम है, तो 1000 है, कितना वेट डिजोल्व करना है ये यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, वेट अपन मोलिकुलर वेट जो लेना है, ठीक है, वो 1 कर देना है, तो वहाँ पे मोलरिटी यहाँ पे बची रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, वेट अपन मोलिकुलर वेट जो है इसे हमें 1 ले लेना है, क्योंकि 1 मोल डिजोल्व करने जा रहे हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, इसी को लिखते हैं वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो ये कितना लेना है, 1 लेना है इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मोलरिटी में इसको क्या कर देना है कि 1 कर देना है, क्योंकि मोलरिटी के टर्म में निकालना है, तो इसलिए मोल में देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा mv अपन 1000, तो यहाँ से v का मान ले लेते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय m, यही यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा v इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, तो ये इसमें रिलेशन आ जाता है। सेम इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र कर रहे हैं, 1000 की कोई यूनिट नहीं। अब देखिए मोलरिटी कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 या v वॉल्यूम ऑफ, वो भी सेंटीमीटर में ले ले, तो ये हमारी मोलरिटी कहलाती है। तो किसी भी आयतन में कितने मोल डिजॉल्व हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाती है, तो 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाती है। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, तो मोल बराबर हमें पता है, चलो मोल ही ले लेते हैं, तो इसे मोल ही रहने दें, बटे वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे जो v का हम लोग मान रखे हैं तो k बचेगा यहाँ पे। अगर ये k बचा हुआ है तो k का हम लोग जानते हैं साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। तो देखिए साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स वैसे ही इसको पलट देंगे अगर, तो सेंटीमीटर क्यूब वैसे ही, तो मोल इन्वर्स ये माइनस में चला जाएगा। देखिए वही गुणे में घाते जुड़ेंगी, तो इसका मतलब क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो दोनों ही याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या रहा, तो लेमडा EQ की यूनिट क्या थी, बस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ही थी, ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स आता है, बस यहाँ पे मोल इन्वर्स आता है, ठीक है। इतना डिफरेंस है, तो दोनों को अच्छे से याद रखना।